हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास फॉर द चैप्टर सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, व्हिच इज आल्सो ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यू नो। तो इसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसा एक मिलता जुलता टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, बॉइलिंग पॉइंट्स। ना ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ना? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई सॉल्वेंट या तो कोई सॉल्यूशन, क्लियर, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फेज में उसका वेपर प्रेशर एक सॉलिड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, ऐसा टेम्परेचर को, उस सब्सटेंस का हम बोलते हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट्स। या तो ये भी बोल सकते हो कि जब कोई सब्सटेंस लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उस टेम्परेचर को भी हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अगर सबसे आसान तरीके से बोलूं कि जिस टेम्परेचर में कोई सब्सटेंस फ्रीज होता है, उस टेम्परेचर को भी हम बोलते हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो सवाल ये है कि डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले मैं तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैं कुल्फी खा रहा था, गर्मी का टाइम था, मैं कुल्फी खा रहा था, ठीक है। तो कुल्फी मैं कहाँ से खरीदा था? ठेले वाले से कुल्फी खरीदा था, ठेले वाले से मैं कुल्फी खरीदा था। तो कुल्फी खाते ही मुझे ऐसा फील हुआ, लोअर साइड से थोड़ा थोड़ा नमक का टेस्ट आया, थोड़ा थोड़ा नमक का टेस्ट आया। तो मुझे लगा हो सकता है कि उन्हें उस साला कुल्फी के अंदर थोड़ा सा नमक मिला दिया है। समझ में आ रही है बात? तो मैंने क्या किया, टाइम बीतते गया, मैं स्कूल गया, स्कूल से कॉलेज गया। जब मैं पढ़ाने लगा तब मुझे जो बात है वो हजम नहीं हुई कि ऐसा क्या हो सकता है, कुल्फी इतना मीठा चीज़ है, स्वीटी चीज़ है, और उसमें नमक क्यों मिलाएगा। तो मेरे को समझ में आया, और चलो इसी चीज़ को मैं तुम लोगों को क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। जो कुल्फी बेचने आता है, कैसे? तो कुल्फी लाता है, एक बड़ा सा ठेले के ऊपर क्या होता है, एक बड़ा सा मटका होता है जिसके अंदर कुल्फी होता है, क्लियर। और वहाँ पे एक छोटा सा कटोरा होता है, उसको वहाँ पे डालता है, उसको काट के कुल्फी बाहर दे देता है, और पूरा रॉक सॉलिड होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो जब वो ठेले वाला कुल्फी बेचने जाता है, वो जनरली क्या होता है, गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, समझ में आ रहा है ना? अप्रैल जून का महीना होता है। तो और उसके पास ना तो कोई अप्लायंस है, फ्रीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बर्फ लेके आता है, बर्फ के अंदर कुल्फी रहता है, समझ में आ रहा है? तो हमें तो देखना है कि जो कुल्फी है, कुल्फी में नमक का टेस्ट क्यों आया। अगर हाँ तो क्यों है, समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या हुआ, हमने सोचा और देखा कि जो बर्फ होता है वो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होता है। बर्फ जो होता है पानी से बनता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होता है। अब जो कुल्फी होता है, क्या वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होता है? आंसर है नहीं, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होता है, वो सब जीरो में फ्रीज होता है। सब जीरो मतलब जीरो से और घटाओगे, जीरो से और घटाओगे, -1, -2, -3, तब जाके कुल्फी फ्रीज होता है, समझ में आ रहा है? तो प्योर वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होता है, लेकिन जो कुल्फी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज नहीं होता है, सब जीरो में फ्रीज होता है, -2, -3। इसका मतलब जो बर्फ में जो फ्रीज है वो कौन सी चीज से बनी हुई है? नॉर्मली क्या करता है, जो सॉल्ट है, सॉल्ट को प्योर मतलब प्योर वाटर वहां पे नहीं रहता, उसमें सॉल्ट का वाटर रहता है, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्ट का सॉल्यूशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज नहीं होता है, वो -1, -2, -3 में फ्रीज होता है।
इसीलिए हमको कुल्फी में क्या होता है, सॉल्ट का टेस्ट आता है और वो बहुत देर तक क्या हो रहेगा, फ्रीज होते रहेगा, चिल्ड होते रहेगा, रॉक सॉलिड रहेगा। और वो 0 डिग्री में फ्रीज नहीं होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से और कम होता है, 0 डिग्री से और कम, -1 -2 -3 में क्या होता है, फ्रीज होता है। इसीलिए हमको जो कुल्फी होता है उसमें सॉल्ट का फील आता है। क्लियर। दूसरा और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जो यूरोपियन कंट्री है, अगर रोड में बर्फ जमा हो गया है तो उस बर्फ को हटाने के लिए उसके ऊपर सॉल्ट पानी का स्प्रे किया जाता है और इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, उससे जो बर्फ होता है वो रोड से हट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, जो बर्फ होता है वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज हो गया है, वो तो प्योरिश फॉर्म ऑफ वाटर है, ऊपर से पानी आके वहाँ पे बर्फ जमा हुआ है। जब हमने वहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया तो अब प्योर सॉल्वेंट नहीं, वहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और वो जो सॉल्ट वाटर का जो सॉल्यूशन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज नहीं होता है, उसको फ्रीज करने के लिए माइनस में जाना होगा, मतलब सब जीरो में फ्रीज होगा, -1 -2 -3 में फ्रीज होगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए वो बर्फ क्या होता है, गल जाता है, वो बर्फ क्या होता है वहाँ पे गल जाता है। क्लियर। क्योंकि हमें माइनस में पॉसिबल नहीं होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में नॉर्मल जो बर्फ वो फ्रीज तो हो जाता है, लेकिन सॉल्ट का सॉल्यूशन जब मैंने बर्फ के अंदर ऐड कर दिया तो उसको फ्रीज होने के लिए माइनस में चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो इंस्टेंट वहां से हट जाता है। तो ये कुछ फिनोमेना रिलेटेड था किससे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो प्योर सॉल्वेंट हम लोग के पास है, जिस टेम्परेचर में वो फ्रीज हो रहा था, जब मैं उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो जो सॉल्यूशन बना उसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को हमको और डाउन करना पड़ेगा। तो जितना हमको डाउन करना पड़ा ड्यू टू द एडिंग ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब देखना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, definition now on adding a non-volatile solute on the pure solvent, there is a decrease in the freezing points from the pure solvent into the solutions. Why? It is why because of adding non-volatile solute on the pure solvents. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई सॉल्वेंट पे, प्योर सॉल्वेंट पे सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसको फ्रीज करने में और कम टेम्परेचर, मतलब और टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। फ्रीजिंग करना है मतलब टेम्परेचर को डाउन करना है, बॉयल करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना है। क्लियर है ना। फ्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे हम ठंडा करेंगे टेम्परेचर को घटाएंगे तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएंगे, और उसी को अगर टेम्परेचर देने लग जाओगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। क्लियर। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है और रिवर्स प्रोसेस फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर है ना। तो समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं बात करता हूँ और थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मान लो मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, मेरे पास एक क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो इस प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो किससे ज्यादा होगा, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और मैंने देखा भी था P0 एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और ये सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज PS, और हम देखा था P0 इज ग्रेटर देन PS। लेकिन खास बात ये है कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था। इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कुछ सरफेस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्युपाइड कर लिया था, जो खुद वेपोराइज नहीं हो रहा था और दूसरा को भी वेपोराइज नहीं करवा रहा। अब सवाल आता है कि कौन कम टेम्परेचर में फ्रीज होगा, मेरा प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़ा सा क्या है, दूर दूर है। कहाँ पे दूर दूर है, प्योर सॉल्वेंट पे। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल पास होंगे, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा।
अब मेरे को क्या करना है, बॉयल करना है। बॉयल करना है मतलब क्या, बॉयल करना है इसका मतलब समझो, ध्यान से समझो इस चीज को। ये है, मैं कुछ दायरा ले लिया किसका, सॉल्वेंट का, और ये मैं दायरा ले लिया किसका, सॉल्यूशन का। दोनों को हमको क्या बनाना है, वेपर बनाना है, वेपर बनाना है। तो जिस टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर जाएंगे, वेपर बनेंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बताओ थोड़ा सा, यहाँ से वेपर बनाना आसान होगा कि यहाँ से वेपर बनाना आसान होगा? डेफिनेटली यहाँ से वेपर बनाना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है। तो इसमें कम टेम्परेचर में वेपर बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये उसका है बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। में समझो फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या रिलेटेड है इससे। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब इनको क्या करना है, और पास पास लाना है, सॉलिडिफाई करना है। तो जिस टेम्परेचर में कोई भी कंपोनेंट इस सॉलिडिफाई हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करो कि मेरा प्योर सॉल्वेंट को इस स्टेट में लाना, या मेरा सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट को इस स्टेट में लाना, किसके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए? मतलब क्या, सपोज अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सॉलिडिफाई हुआ, तो यहाँ फ्रीज करने के लिए 20 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, यहाँ पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल क्या है, पास पास है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब जिस टेम्परेचर वो फ्रीज हो रहा है, T(F0), T stands for temperature, F stands for freezing and not stands for pure components। जब मैं यहाँ पे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन को फ्रीज करने में कम टेम्परेचर चाहिए। मतलब सॉल्वेंट ज्यादा टेम्परेचर में फ्रीज होगा, और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा टेम्परेचर में क्या होगा, फ्रीज होगा। ज्यादा नहीं, कम टेम्परेचर में फ्रीज होगा। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ TSF इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने क्या देखा कि जैसे मैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो उसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर और डाउन करना पड़ा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, T0F is greater than TSF। T0F is greater than TSF। बट एक चीज ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट का जब बात आ रहा था, तो T0B is less than TSB। क्लियर? मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। तो जितना डिक्रीज आया, क्या करने पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालने पे, उस अमाउंट को हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF। तो यू नो which a qualitative property, so it depends upon the concentration। ये किस पे डिपेंड्स करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स कॉन्सेंट्रेशन पे, मोलरिटी पे डिपेंड्स कर रहा था, तो डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of 1000 grams solvent, that is we can say concentration of the solution। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं दो एक्सिस ड्रॉ किया, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेपर प्रेशर, और इस एक्सिस में मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर। क्लियर? तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को घटाता हूँ, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे था, घटाया मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूँ, तो एक समय क्या हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। सपोज ये ग्राफ मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर रहा हूँ, ये ग्राफ मान लो ये सॉलिड फॉर्म का है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को घटाया, उसका वेपर प्रेशर घटने लगा और सॉलिडिफाई हो गया। अब यहाँ पे मैं सपोज एक प्योर सॉल्वेंट लिया, तो इसका वेपर प्रेशर को भी मेरे को क्या करना है, घटाना है। वेपर प्रेशर घटेगा तो इसके लिए टेम्परेचर को मैं घटा रहा हूँ, और एक समय पे इसका वेपर प्रेशर इस सॉलिड कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे
Remind this temperature is called what? जिस टेम्परेचर पे कोई भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सब्सटेंस के बराबर होता है, सॉलिडिफाई होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने इसको क्या कंसीडर किया था? सॉल्वेंट कंसीडर किया था, प्योर सॉल्वेंट कंसीडर किया था। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? T नॉट F। अब तुमको पता होगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है, मैं किसका प्लॉट लिया? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से क्या होगा? कम होगा। कोई भी टेम्परेचर की बात कर सकते हो, पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये वेपर प्रेशर किसका होगा? ये वेपर प्रेशर किसका होगा? सॉल्यूशन का। और इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर किसका वेपर प्रेशर होगा? सॉल्वेंट का। तो हमेशा वी कैन से दैट द वेपर प्रेशर फॉर एनी टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूं, इसका वेपर प्रेशर घट रहा है और कुछ समय बाद इसका वेपर प्रेशर भी बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? एक सॉलिड सब्सटेंस पे। तो जिस टेम्परेचर में कारनामा हुआ उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? ना TSF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इस डाटा से भी देख सकते हो कि जो फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का है वो ज्यादा है और सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए और थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो दिस डिफरेंस इज व्हाट? दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, delta TF. I hope you understood this. अब चूंकि एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। क्लियर? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट, और उसका दूसरा नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे केबी का हम लोग नाम क्या दिए थे? यूरोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसे कैसे क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलरिटी। तो इसको अगर डिफाइन करना है कि व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और molar diffusion constant, now it is the depression in freezing point when the molarity of the solution is unity. Molarity of the solution unity, it means that 1 mole of solute present in 1 kg of 1000 gram of solvents. यूँ ये भी कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी 1 है, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन है। क्लियर? तो ऐसे समय पे Kf किसके इक्वल हो जाएगा? डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। इसको थोड़ा सा और लिमिट करोगे तो क्या मिलेगा ना? डेल्टा TF equal to Kf. Kf is not vary when the solvent is fixed, but solvent to solvent Kf का वैल्यू भी क्या होता है? वेरी होता है। into molarity मतलब WB, number of moles of solid present in 1 kg 1000 gram of solvent। तो ये हमें mass of solvent। clear? तो some mistakes for number of moles of solid divided by mass of solvent, if you taken in gram then need to multiply 1000। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डेल्टा TF इक्वल टू Kf इनटू Nb को हम लिख सकते हैं WB डिवाइडेड बाय Mb इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? WA। तो इस फार्मूला का यूज करके, दिस फार्मूला इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, आल्सो मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो भी है इस फार्मूला से हम डिफ्रेक्शन फ्रीजिंग पॉइंट्स, कोई भी अननोन वैल्यू क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा TF इज व्हाट? डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Kf इज व्हाट? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट WB इज व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया रहेगा मेंशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, WH इज मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर?